नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि यूक्रेन से लौटे बच्चों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। नारायणगढ़ और अंबाला के 6 बच्चे सीएम से मिले हैं। परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की है सीएम से। अभिभावकों ने सरकार का आभार भी जताया। सरकार ने उनकी काफी मदद की, ये कहा परिवार वालों ने। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए हैं भारतीय छात्र, वो लगातार उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे ही जो छात्र प्रदेश पहुंचे हैं उन्होंने सीएम मनोहर लाल से बातचीत की है। परिवार सहित वो वहां पर पहुंचे और परिवार वालों ने सरकार का आभार भी जताया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। तो यूक्रेन में फंसे छात्र जो कि अब प्रदेश लौटे हैं, वो अपने परिवार वालों के साथ सीएम मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छात्रों से बात करते हुए। और आप देख सकते हैं कि अभिभावकों द्वारा किस तरीके से आभार जताया जा रहा है सीएम मनोहर लाल का, प्रदेश सरकार का। और चेहरे पर मुस्कान है, ये मुस्कान है अपने छात्रों को स्वदेश लौटने की खुशी। और छात्रों के चेहरों पर भी आप मुस्कान देख सकते हैं। अभिभावकों के चेहरों पर राहत की सांस आप देख सकते हैं। किस तरीके से ये जो अभिभावक ले रहे हैं अपने बच्चों के वतन वापसी को लेकर, वो आभार भी जता रहे हैं सीएम मनोहर लाल का। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वतन वापसी के बाद जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, वो जब प्रदेश लौटे, अपने घर लौटे, सीएम मनोहर लाल से मिले और उन्होंने आभार जताया। वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम मनोहर लाल छात्रों से बातचीत करते हुए। और वहीं अभिभावक भी सीएम मनोहर लाल से बातचीत कर रहे हैं। सरकार का आभार उन्होंने जताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रदेश सरकार की तरफ से मदद की गई और कैसे कितने विषम परिस्थितियों से उन्हें यूक्रेन से स्वदेश लाया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए थे, लगातार छात्रों को स्वदेश लाया जा रहा है। उनमें से कई छात्र हरियाणा के भी हैं जिन्हें वापस प्रदेश लाया गया। और तस्वीरें आप देख रहे हैं बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की जो कि प्रदेश लौटे हैं। उनमें से कुछ छात्र सीएम मनोहर लाल से मिले। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सुकून चेहरे पर है अभिभावकों के, सीएम मनोहर लाल जो है वो बातचीत कर रहे हैं। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। करनाल और अंबाला में भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल पहुंचे। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने कई स्टॉल्स पर जाकर लाभार्थियों से बातचीत भी की। तो वहीं अंबाला में सीएम ने आवेदन सेवा पोर्टल को लॉन्च किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल और अंबाला की, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने सेवा पोर्टल का उद्घाटन किया। तो करनाल और अंबाला में सीएम मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का जो आयोजन इसमें हुआ था, इसमें आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल पहुंचे। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने कई स्टॉल्स पर जाकर लाभार्थियों से बातचीत की। तो वहीं अंबाला में सीएम ने आवेदन सेवा पोर्टल को लॉन्च भी किया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल और अंबाला की। दरअसल प्रदेश भर में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। इस मौके पर बोलते हुए जेपी दलाल ने गैर कानूनी धर्मांतरण बिल समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन के अंदर गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर तूतू मैमे हुई।
इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, किस तरीके से देखते हैं धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को लेकर जिस तरीके का हंगामा बरपा है सदन के अंदर, आपकी क्या राय है? नहीं, सदन में हमारी सरकार एक विधेयक लेके आ रही थी कि जो दबाव में, लालच में, डरा के कोई धर्म परिवर्तन कराए तो उसके लिए सजा का प्रावधान हो। और ये एक सोच समझ करके अच्छा कानून था, लेकिन कांग्रेस के हमारे कुछ भाइयों ने इसका विरोध किया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान, जो कि स्पीकर भी रहे हैं पहले, मेरे ख्याल में वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं वो, उन्होंने इस विधेयक की प्रति को फाड़ दिया। विधेयक जब कोई रखा जाता है उस पर दो बार चर्चा होती है, एक तो रखते हुए, एक पास करते हुए। रखने के बाद चर्चा चल रही थी, चर्चा में उन्होंने भाग भी लिया और उसके बाद इसको फाड़ दिया। और इस पर आपत्ति जताई बहुत सारे सदस्यों ने। स्पीकर सर ने इसकी गंभीरता को समझा और हमारे सदस्य जो डॉक्टर साहब को कहा कि आप क्षमा याचना कर लें, लेकिन उन्होंने फिर बहस करना शुरू कर दिया। और ख़ास बात यह है कि कांग्रेस के सारे सदस्यों ने भी ये नहीं कहा कि आपने गलत काम किया है, सदन की मर्यादा को भंग किया है, वो भी उन्हीं के समर्थन करने लगे। तब जो हाउस ने उनको इस पूरे सदन के जो इस सेशन की बाकी समय के लिए निलंबित कर दिया। अगर हम बात करें कांग्रेसी विधायकों की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके की बयानबाजी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो पेश की गई, जब वो गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को लेकर अपना भाषण दे रहे थे, उसको लेकर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन के अंदर जो है अपने शब्द वापस लिए थे। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो उनका साफ तौर पर आरोप उन्होंने लगाया कि जिस तरीके की बयानबाजी जो है गृह मंत्री अनिल विज द्वारा की गई है, विधायकों को लगातार जो है धमकाने का प्रयास किया गया था सदन के अंदर, ये आरोप लगाया है विपक्ष के विधायकों ने। किस तरीके से देखते हैं? वो जो चर्चा के दौरान गर्मागर्मी तब हुई कि इस विधेयक की वजह से देश का विभाजन होगा, समाज में आपस में अलग अलग धर्म के लोग, उनमें दूरियां बढ़ेगी। तब हमारे अनिल विज साहब ने कहा था कि देश का विभाजन कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ। ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई विभाजन हुआ है तो 1947 में हुआ है। उस वक्त कांग्रेस ने इस पर सहमति जताई, कोई गलत तो उन्होंने कहा नहीं। मुख्यमंत्री जी ने इस पे बीच में चर्चा के दौरान एक बार जरूर कहा था कि बहुत ज़्यादा शोर करने लगे कांग्रेस के विधायक। तब उन्होंने कहा था कि हमें, अगर इस विधेयक से आपको कोई रुकावट नहीं पड़ेगी, कांग्रेस के भाई अगर अपना सारा धर्म परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं। तब हल्ला गुल्ला किया था कांग्रेस के विधायकों ने, और बाद में स्पीकर के और हाउस की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो शब्द वापस भी ले लिए थे। लेकिन डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान ने जो कृत्य किया है विधेयक को फाड़ने का, वो सदन का अपमान था और सारे सदन ने इसको गंभीरता से लिया और उनको निलंबित कर दिया। सर, अगर बात करें आपके विभाग की, जिस तरीके से लगातार जो है सवाल उठते रहे हैं, किसानों की जो फसल की गिरदावरी हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है, स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग हुई है, साथ ही साथ जो मुआवजा राशि है, मुआवजा राशि हालांकि 561 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो स्वीकृत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक जो है किसानों के खातों में, बहुत कम किसानों के खातों में जो है वो राशि पहुंची है। ऐसा नहीं है, सारी मुआवजा जो हरियाणा सरकार को देनी होती है 561 करोड़ से ज़्यादा वो सरकार ने डिप्टी कमिश्नर को भेज दिए थे, और अब वो छटनी करके खातों में डाल रहे हैं हमारे जो पटवारी, तहसीलदार वगैरह, क्योंकि ये देखना होता है कि डबल मुआवजा ना जाए। बीमित किसान को अलग करना होता है, बगैर बीमा वाले को अलग करना होता है, तो उनको करके डाल रहे हैं। काफ़ी मात्रा में पैसा उनको चला गया है।
561 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार के खजाने से और लगभग 1000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकृत हुआ है। उसमें से भी आधा पैसा, आधे के आसपास किसानों के खाते में जा चुका है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना मुआवजा एक फसल का 1500 करोड़ रुपए किसान को मिलता हो। ये पहली बार हरियाणा में हो रहा है और ये हमारे किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। किसान का जो फसल खराब होती है, हरियाणा सरकार उसको अपने ऊपर लेती है। किसान भाइयों के लिए जो इतनी अच्छी नीतियां हमने बनाई हैं, उसी का परिणाम है कि एक फसल का 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों को मिलने जा रहा है। और कांग्रेस के वक्त में तो कभी 100 करोड़ रुपए भी नहीं मिला था एक फसल का। लेकिन कांग्रेस हल्ला गुल्ला करना जानती है और उसको जब हम किसान हित में इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं तो वो पचा नहीं पा रही, उनको परेशानी हो जाती है। और किसान भाई मौके पर अंदर जाएंगे, फील्ड में जाके देखेंगे तो हमारे से बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश है। और हर एक आदमी किसान मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो किसानों की देखभाल की है, सहायता की है, वो सिर्फ भाजपा की सरकार ने की है। सर, आगामी 8 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो बजट पेश करने जा रहे हैं। उससे ठीक पहले उन्होंने प्री बजट की 8 बैठकें करी। आपके विभाग की भी बैठकें हुई। किस तरीके से देखते हैं, कितना लाभकारी जो है, खासतौर पर अगर आपके विभाग की बात करें, आपके विभाग के साथ बैठक हुई थी, कितना लाभकारी देखते हैं और क्या कुछ डिमांड्स जो आपकी हैं वो इस बजट के अंदर पूरी होने जा रही हैं? आप पिछले साल का ही देख लीजिए, लगभग 450 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई का हमने बाजरे का दिया। 250 करोड़ रुपए हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में सब्सिडी दी। सैकड़ों करोड़ रुपए हमने जो बागवानी के किसान थे उनको अलग अलग तरह तरह की स्कीमें दिए। 561 करोड़ रुपए हमने मुआवजे के दिए। तो किसानों को हम पैसा जितना बांट रहे हैं, इतना पैसा पहले तो कभी नहीं बटा और आगे भी हम इसको नीति को जारी रखते हुए किसान के जोखिम को अपने ऊपर लेंगे। किसान को जो आधुनिक तकनीक है वो सब्सिडी पे देंगे। किसानों की ट्रेनिंग भी करेंगे। और ख़ास बात यह है कि हम कोशिश करने जा रहे हैं आगे प्राकृतिक कृषि के द्वारा नया एक इनिशिएटिव लेकर के जहर मुक्त खेती, उसकी तरफ विशेष ध्यान होगा। 8 तारीख को ही हमारा पूरे दिन का कॉन्क्लेव है कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसमें हजारों किसान, कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे जिलों के उपायुक्त, IAS अफसर सब एक दिन पूरा मंथन करेंगे और जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और हमारे महामहिम राज्यपाल गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत जी, वो आएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो जहर मुक्त खेती है, प्राकृतिक खेती है, उसकी शुरुआत हरियाणा के किसान कैसे करें। सर, एक अंतिम सवाल, किस तरीके से देखते हैं जो NGT का जो निर्देश आए हैं कि 10 और 15 साल को से जो ट्रैक्टर्स हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई राहत जो है वो किसानों को दी जाएगी, खासतौर पर ट्रैक्टर्स को लेकर? इस चीज समस्या का समाधान हमने पहले ही सोच लिया है कि आधे हरियाणा को तो जो पहले इसमें है NCR में है, उसने हमने मांग कर दी है कि हमारी निकाल दीजिए। हमें NCR के लाभ की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। हमारे कारखाने बंद हो जाते हैं, हमारे हॉट मिक्स प्लांट, हमारी सड़कों का काम पॉल्यूशन की वजह से, और ये ट्रैक्टर वगैरह का कानून भी लागू हो जाता है। तो ज़्यादातर हरियाणा उससे निकल जाएगा। तो किसी किसान भाई को चिंता करने की जरूरत है नहीं। ये कानून अगर लागू होगा तो गुड़गांव वगैरह, फरीदाबाद वगैरह में होगा, बाकी हरियाणा में नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री JP दलाल, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तरीके का कृत्य जो है वो कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह काद्यान द्वारा सदन के अंदर किया गया है, उन्हें तुरंत प्रभाव से जो है माफी मांगनी चाहिए सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का बजट जो है वो किसानों के लिए खासा लाभकारी साबित होगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन की। तो गुरुग्राम के अहीर समाज के लोग लंबे समय से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द अहीर रेजिमेंट बनाए। साथ ही गुरुग्राम में यहां पर खेड़की डोलाटोल को भी पूरी तरह से बंद किया जाए। लोगों से और पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता से बातचीत की हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया ने।
तरीके से लंबे समय से अहीर रेजिमेंट को लेकर मांग उठ रही है और खेड़की धोला टोल पर जो अहीर समाज के लोग हैं वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और इन्हीं की आवाज को जो है अभी हाल ही में हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने उठाया और उसके बाद जो है अब एक ही आवाज जो है वो संपूर्ण क्षेत्र में जो है वो सुनाई दे रही है कि जो हमारे विधायक हैं उन्होंने हमारी आवाज को तो ऊपर तक पहुंचाया ही है और जल्द ही इस पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर जो विधायक सत्य प्रकाश जरावता है उनके पास भी जो है वो यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले लोगों से बात करेंगे और फिर उसके बाद विधायक से जानेंगे कि क्या लगता है जब विधानसभा में आवाज उठाई तो क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी। क्या लगता है आपको, जैसे कि आपकी आवाज लंबे समय से आप लोग वहां बैठे थे, विधायक जी ने आपकी आवाज जो है विधानसभा तक पहुंचाई, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश की जो सबसे बड़ी अदालत है वो हरियाणा विधानसभा है और वहाँ सरकार के एमएलए ने, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सत्य प्रकाश जरावता जी पटौदी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, तो निश्चित रूप से कि ये एक ऐतिहासिक पहल पटौदी के विधायक बड़े भाई सत्य प्रकाश जरावता द्वारा की गई है। अहीर समाज पूरा खुले दिल से भाई साहब का धन्यवाद करता है, आभार व्यक्त करता है और अहीर रेजिमेंट के साथ साथ एक और जो नए गुड़गांवा के लिए नाक की फांस बनी हुई है खेड़की धोला टोल टैक्स, ये मुद्दा लगातार जब से नया गुड़गांव विकसित हुआ है तब से ही भिन्न भिन्न स्तर पर ये मांग उठाई जा रही थी। उस मांग को भी विधायक जी द्वारा बिल्कुल मजबूती से ही उठाया गया है और उसमें ये कहा गया है कि इसको शिफ्ट ना करके इसको उनके साथ नेगोशिएशन करके इसको ख़त्म किया जाए। तो अहीर रेजिमेंट के साथ साथ ये दोनों ऐतिहासिक मुद्दे थे इस मानेसर नगर निगम के क्षेत्र के लिए और वो दोनों ही बड़े ही मजबूती से विधायक जी ने इन मुद्दों की पैरवी की है। हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में हम विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, लोग जो हैं वो बेहद यहाँ पर उत्साहित हैं और यहाँ पर आभार व्यक्त करने के लिए भी जो है वो मौजूद हैं और जानेंगे, क्योंकि खेड़की धोला टोल जो है वो लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं कि लंबे समय से हम लोगों की जेब पर जो है वो डाला जा रहा है। कई बार जो है ये भी बोला गया कि इस जो टोल है इसको शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ से बिल्कुल ही जो है खत्म किया जाए। और तमाम लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि जो टोल है अब और जो अहीर रेजिमेंट की जो मांग उठाई है विधायक जी ने, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, जो विधायक जी ने अभी ये अहीर रेजिमेंट के लिए जो मांग की है काफी पुरानी हमारे अहीरवाल की मांग थी कि हमारे यहाँ अहीर रेजिमेंट बनाई जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा शहादत अहीरों की है और उनको अभी तक रेजिमेंट नहीं मिली है। तो विधायक जी ने जो ये पहल की है इसके लिए हमारा सारा एरिया और अहीर समाज और हम भी सब मिलकर विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, ये जो इनकी मांग है वो लंबे समय से है और अब जो है विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी से बात करते हैं। विधायक जी, आपने ये दो मांगे विधानसभा में उठाई हैं, लोगों में बेहद उत्साह है, लेकिन क्या लगता है हो पाएंगी ये जो परेशानियां इनकी हल? देखिए, जनप्रतिनिधि का जो दायित्व है अपने क्षेत्र की, अपनी पार्टी की, अपने समाज की, अपने इलाके की भावनाओं के अनुसार मांग विधानसभा में उठानी चाहिए। जहाँ जहाँ भी उसका जो रिप्रेजेंट करता है, चाहे लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, चाहे गांव की पंचायत है, जिस भी प्लेटफार्म पर अवसर मिलता है अपने समाज की, इलाके की बात उठानी चाहिए। डेवलपमेंट की हो चाहे वो दूसरी बात हो। और मुझे कल मौका माननीय स्पीकर साहब ने दिया, तो चाहे वो अहीर रेजिमेंट की बात है, चाहे टोल की है, चाहे SC/ST के बैकलॉग की और पदोन्नति की बात है, चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे बस स्टैंड और हॉस्पिटल की बात है, गुरुग्राम बस स्टैंड, ये सभी बातों पर मैंने विधानसभा में अपना पक्ष रखा है और निवेदन किया है माननीय स्पीकर साहब के माध्यम से सरकार को भी कि इन सब पर कार्रवाई करें और जहाँ जहाँ जिस जगह से इनकी स्वीकार्यता है, जिसकी कॉम्पिटेंसी है, उनको भेजा जाए। बिल्कुल, यहाँ पे आपने सुना कि किस तरीके से सत्य प्रकाश जरावता ने ये बताया कि लोगों में जो है वो कितना उत्साह है और लोग जो है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे चुनकर जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो उसके बाद मेरा ये दायित्व बनता है कि उनकी आवाज को जो है मैं ऊपर तक जो है वो पहुंचाऊं। और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी आवाज लंबे समय से, हालांकि विधायक हमेशा ही आप लोगों की आवाज को जो है उठाते हुए आए हैं।
पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश राउता जी, जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया है बड़े दबंगाई तरीके से। हमें लगता है हमारी अहीर जो रेजिमेंट की जो मांग है वो पूरी होगी। और पटौदी के विधायक ये किसी एक कौम के नहीं है, ये 36 बिरादरी के विधायक है, सभी बिरादरियों की सोचते हैं और सभी बिरादरियों के लिए काम कर रहे हैं। और मानेसर को जो इन्होंने सब डिवीज़न बनाने के लिए, पानी के लिए और टोल टैक्स को हटाने के लिए जो मांग विधानसभा में उठाई है वो निश्चित रूप से पूरी होगी, हमें ऐसी उम्मीद है। और हम सत्यप्रकाश राउता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, इन लोगों ने बिल्कुल ये विश्वास जताया है कि जल्द ही जो है, जो इनके विधायक सत्यप्रकाश जराता ने विधानसभा में जो आवाज उठाई है वो जल्द ही पूरी होंगी। और जल्द ही जो इतने लंबे समय से अहीर रेजिमेंट धरने पे बैठा हुआ है और टोल कर लेकर है पटौदी के लोगों को और आसपास के लोगों को भारी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है, ये सभी जो परेशानियां हैं वो जल्द ही जो है दूर होंगी, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बेहद मजबूत है। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर। तो वहीं सोनीपत के फाजलपुर से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात बच्चे को कपड़े में लपेटकर सुनसान क्षेत्र में फेंक दिया और पास में घूम रहे आवारा कुत्तों ने बच्चे को अपना शिकार बना लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये मामला सोनीपत के फाजिलपुर से है, जहां पर एक नवजात बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया गया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात बच्चे को कपड़े में लपेटकर सुनसान क्षेत्र में फेंक दिया और पास में घूम रहे आवारा कुत्तों ने उस बच्चे को अपना शिकार बनाया और बच्चे की मौत हो गई। नहीं, इसके कपड़े में ऊपर मार दो, इसके कपड़े में भी तो अपना पूरा करेंगे ना काम। बस हाँ, एक कारण दो। अरे इसको आप ये मत करो। एक ऋषि कुंज कॉलोनी से टेलीफोन आया था नील नाम के व्यक्ति का। वो एक कुत्ता एक नवजात शिशु को लेकर घूम रहा है। वो सूचना पाकर हम मौके पे पहुंचे थे, तो वहाँ देखा था कि उस बच्चे के दोनों हाथ खाए हुए थे। तो उस बच्चे को हम लेकर हॉस्पिटल में आ गए हैं और इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। चरखी दादरी के पंजाब नेशनल बैंक के पास दूषित जल भराव को लेकर दादरी शहर के कई सामाजिक संगठनों ने सड़क पर जाम लगाया, जिसकी वजह से वाहन चालकों और आम नागरिकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों को कई बार अवगत करवाने के बाद भी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। वहीं लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये पिछले 3 साल से जी यहाँ पर बुरा हाल है। नगर पालिका बैक साइड घुटनों तक पानी भरा रहता है, वो भी सीवर का बहुत ही गंदा, जो लोग मलमूत्र घर में यूज करते हैं, घर में किया जाता है, वो यहाँ आता है। मतलब घर से बाहर पैर नहीं रख सकते हम, इतना बुरा हाल है। हर घर में बीमार है जी, बच्चे बीमार है, बड़े बूढ़े बीमार है। 2-3 तो यहाँ मौतें भी हो चुके हैं जी। सिर से ऊपर पानी जा चुका है। महीने की बात हो, 2 महीने की हो, 10 दिन की हो, 20 दिन की सहन कर ले। पिछले 3 साल से दुखी हैं जी, अब बिल्कुल सहन नहीं होगा जी। सरकार जब तक हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन, दादरी प्रशासन जब तक हमारा सुधार नहीं कर देता। लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, तो आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी मेरे साथ हैं, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, विभागीय अधिकारी मेरे साथ उपस्थित हैं। तो इनकी जो मांगे थी उसके बारे में, जो समस्याएं थी उसके बारे में विभाग को अवगत कराया गया और एक्शन पब्लिक हेल्थ है, उन्होंने उन समस्याओं के संबंध में एक निर्धारित टाइमलाइन जो फिक्स की है कि उस टाइमलाइन के तहत उस कार्य को पूरा करेंगे। और इस संबंध में जो वार्डवासियों की और जो इस क्षेत्र में जिन लोगों को दिक्कत है उनकी एक 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिनके मोबाइल नंबर के साथ वो विभाग है उस कमेटी को समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। नाम नितिन जंगो है, जन आंदोलन समिति का संयोजक हूँ। और जिस तरीके से जाम लगातार 4 घंटे तक चला था, ईडी साहब आए हैं, उन्होंने यहाँ जो 12 मांग थी उनका 1 हफ्ते आश्वासन दिया है और 1 हफ्ते के बाद अगर नहीं तो वापस चालू कर देंगे।
चलिए फिलहाल